बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर के ख़िलाफ़ अहम केस की समाअत हुई है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब की अदालत में। और आज एक नया मैं समझता हूँ कि एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर के ख़िलाफ़। जज आज़म ख़ान ने एक बार फिर इनके गले में तोक डाल दिया है, जिससे इनके लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ हम इस वीडियो के दूसरे हिस्सा में बात करेंगे सिंथिया रिची की दरख्वास्त थी, सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त थी। उसमें आज बड़ी अहम समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में लतीफ़ खोसा साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें जो सवालात उठाए गए हैं और चीफ़ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब का और सिंथिया रिची का जो मुकालमा है और फिर लतीफ़ खोसा साहब की जो मिन्नत समाजत है वो बड़ी दिलचस्प है। वो भी मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगा। हम पहले बात कर लेते हैं, आज 1 सितंबर को 2 केसेस थे जिनकी समाअत हुई है आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर के ख़िलाफ़। एक है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें जो फेक बैंक अकाउंट्स, जिसको हम जाली बैंक अकाउंट्स केस कहते हैं, उसके ऊपर समाअत हुई है। और 7 पार्क लेन रेफरेंस में, पार्क लेन रेफरेंस वो रेफरेंस है जिसमें फ़र्द जुर्म लग चुका है मुलजमान के ख़िलाफ़ और आज गवाहान भी पेश हो गए हैं अदालत में। नैब ने अब अपने जो गवाहान है उसकी लिस्ट अदालत में जमा करवा दी है। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि ये बेसिकली 3 केसेस थे, ये इकट्ठे हो गए थे। एक ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस था, एक मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और एक पार्क लेन रेफरेंस था। लेकिन अदालत एक एक को करके उसको आगे बढ़ा रही है। हमने देखा कि 10 अगस्त को फ़र्द जुर्म आयद होता है पार्क लेन रेफरेंस में, और पार्क लेन रेफरेंस में जो फ़र्द जुर्म आयद किया जाता है उसमें जिस तरीके से जो फ़ारूक एच नायक साहब हैं उनकी तरफ से दरख्वास्तें आती हैं और मामले को ख़राबी की तरफ लिया जाता है, तो जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब का बड़ा अहम फ़ैसला था और बिल आखिर फ़र्द जुर्म आयद हुआ था। दूसरी तरफ आज अदालत में जब कार्रवाई शुरू होती है तो नैब ने अदालत को बताया कि पार्क लेन रेफरेंस में भी आज गवाहान मौजूद हैं और साथ जो इसमें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग जो बेसिक केस है इनके ख़िलाफ़, जिसमें जो असल हम कह सकते हैं कि वो मदर ऑफ़ ऑल केसेस अगेंस्ट आसिफ जरदारी एंड फरयाल तालपुर, वो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का जाली बैंक अकाउंट्स का केस है। उसके ऊपर आज अदालत को बताया गया कि जनाब इसमें फ़र्द जुर्म आयद होना है और बाकी जो केसेस हैं वो तो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है इसको सबसे पहले हमें देखना होगा और इसको लेकर चलना होगा। तोशाखाना रेफरेंस में 9 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होना है मुलज़िम आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़। इसी तरीके से जो पार्क लेन में पहले हो चुका है और ये 2 केसेस थे जिनमें फ़र्द जुर्म आयद होना था, ठट्टा वाटर सप्लाई में और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में। आज अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग के केस को सुना और उसके ऊपर जो नैब है उनसे सवालात पूछे और नैब से कहा कि आपके जो चार्ज शीट के लिए जो आपकी ग्राउंड्स हैं वो क्या हैं। इसमें 2 दफ़ा रेफरेंस, एक दफ़ा पहले रेफरेंस फ़ाइल होता है, फिर ज़िमनी रेफरेंस आता है और इसमें ये बताया जाता है कि 8 अरब रुपए जाली अकाउंट्स के ज़रिए वो ट्रांजैक्शन होती है। 8.3 अरब रुपए की जो जाली ट्रांजैक्शन होती है, जो जाली अकाउंट्स के ज़रिए पैसे बाहर भिजवाए जाते हैं। फिर उसके बाद ये बताया गया कि 98 करोड़ रुपए दोबारा वो जो आसिफ जरदारी के अकाउंट्स हैं उसमें वो ट्रांसफ़र होते हैं। एक दफ़ा 20 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र होते हैं। मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शंस हैं जो आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में वो पैसे आते हैं। और आसिफ जरदारी के अलावा जो जरदारी इंटरप्राइज़र है उसमें फरयाल तालपुर भी हैं, बिलावल जरदारी भी हैं। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ उनके नाम पर वो अकाउंट्स थे और वो आपको मैंने एक दफ़ा बताया था कि फलूदे वाला और रिक्शे वाला वो भी अदालत में पेश हुए थे। तो वो जाली बैंक अकाउंट्स के मेन गवाहान भी बन चुके हैं कि जिन्होंने ये बताया था कि हमारे इल्म में भी नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं, हमें ख़बर ही नहीं और हमारे नाम पर इतने बड़े जाली अकाउंट्स बनाए गए और उनमें इतने बड़ी ट्रांजैक्शंस होती रहीं, जाली ट्रांजैक्शंस होती रहीं और हमारे इल्म में नहीं है। आसिफ जरदारी से एक दफ़ा मीडिया एक पर्सन ने सवाल किया था कि ये जाली अकाउंट्स किसके हैं, तो उसने बड़े गरूर के साथ और मज़ाह के साथ उसने तंज़न ये कहा था कि जिसके अकाउंट्स है उनसे पूछ लें, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो वो अकाउंट्स नहीं बनवाए।
आज आसिफ जरदारी ये बात नहीं कह रहा कि जिनके अकाउंट से उनसे पूछ लें, क्योंकि जिनके अकाउंट से वही आके बता रहे हैं कि जनाब हमारे अकाउंट से हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे अकाउंट से पैसे आगे आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में जा रहे हैं, तो फिर आसिफ जरदारी को भी पता होगा, उससे ही पता कर लें। और इसीलिए ये फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए नैब ज़ोर दे रहा था। नैब ने अदालत में ये भी बताया कि जब साकिब निसार साहब ने सारे मामले को देखा, उस वक्त बैंकिंग कोर्ट कराची ने इस मामले की कॉग्निजेंस ली हुई थी। फिर मामला ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में जब ये पनामा पेपर्स के मामला आते हैं तो साथ जाली बैंक अकाउंट्स केस का मामला भी आ जाता है, जिसमें 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का मामला था। इसके ऊपर JIT बनती है, वो JIT आकर रिपोर्ट देती है जस्टिस साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस थे साहब उनकी अदालत में। वो इन सारे मामलात को लेकर चलते हैं और नैब के हैंड ओवर कर दिया जाता है। नैब 2 माह में जो DG नैब है रावलपिंडी, उनकी सरबराही में एक JIT बनाई जाती है, एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है और वो इन सारे मामलात को इंक्वायर करती है और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाती है। और सुप्रीम कोर्ट उनको ये कहती है कि इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करें, और इनिशियली 3 रेफरेंसेस की मंजूरी दी थी नैब ने। और वो जो मामला था बैंकिंग कोड का, जिसमें ये मामला चाह रहा था कि कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस की निशानदेही की गई थी कि कुछ मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, जिनके ज़रिए ये पैसे आ जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर और बाहर से पाकिस्तान में, और वो अल्टीमेटली आ रहे थे आसिफ जरदारी के अकाउंट्स में। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस मामले को इंक्वायर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किया गया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किया गया। सुप्रीम कोर्ट इन सारे मामलात को देख रही थी और सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हमें डायरेक्शन दी गई थी कि इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस हैं वो फ़ाइल किए जाएं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो। यही वजह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये सारे मामलात को देखा, और जब हमने इंक्वायरी की और हमने इन सारे मामलात को इनकी रिपोर्ट बनाई, तो उसके बाद ये सामने आया कि जो मुल्ज़िम है आसिफ जरदारी, फ़रियाल तालपुर, आसिफ अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद, ये 18 टोटल मुल्ज़मान हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो टोटल 172 मुल्ज़मान थे जिनके ख़िलाफ़ ये इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी शुरू हुई थी, और उनमें से कुछ लोगों के नाम ECL में भी डाले गए थे। बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह का नाम ECL में डाला गया था। बाद में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनका नाम ECL से निकलवा दिया था। मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ भी जाली बैंक अकाउंट्स के 3 केसेस अलग से पेंडिंग है जो इंक्वायरीज चल रही हैं। अदालत ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी, उनके वकला से पूछा कि ये ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स ऑफ चार्ज, तो आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें रिटर्न ये ग्राउंड्स दी जाएँ और हम चाहते हैं कि हम इनके ऊपर इसका जवाब दें। अदालत ने कहा ये कोई सिविल मैटर नहीं है कि हम आपको जो ग्राउंड्स ऑफ चार्ज है वो आपको दें, फिर आप उसका जवाब दें, फिर उसके ऊपर बहस हो। अदालत ने तो फ़र्द जुर्म आयद करनी है, तो आपको अगर कोई चीज़ आपने बात करनी है, कोई इसका जवाब देना है, तो आप जवाब दे दें, नहीं तो अदालत फिर अपने हिसाब से जो कानून के मुताबिक होगा कार्रवाई करेगी। तो जिसके ऊपर उन्होंने बात करना शुरू की, और वही बात कि जनाब ये नैब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। तो अदालत ने कहा कि ये आपके ये जो ग्राउंड्स हैं कि ये दायरा इख्तियार में नहीं है या ये जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बनती, ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं पार्क लेन रेफरेंस में, और अदालत इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दे चुकी है। तो आपके पास कोई नई ग्राउंड है तो बताएं, नहीं तो अदालत अपना फ़ैसला सुनाएगी। तो जब उनके पास कोई नई बात नहीं थी तो अदालत ने कहा कि अब जो ग्राउंड्स ऑफ चार्ज हैं वो सुन ली गई हैं, अब मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। उसकी तारीख़ के ऊपर जब बात हुई तो नैब ने एक शानदार छक्का मारा, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये कहा, मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब ने, कि इसमें 9 सितंबर को तोशा खाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होना है और मुल्ज़िम को तलब किया गया है। इसलिए इस केस में भी जो फ़र्द जुर्म आयद होना है, इसको भी 9 सितंबर के लिए रख लिया जाए। वो अलग अदालत है एहतसाब की, ये अलग अदालत है, तो जहाँ वहाँ पे वो आएगा मुल्ज़िम और आकर फ़र्द जुर्म उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, तो साथ फिर वहाँ से फ़ारिग होकर इस अदालत में आ जाएंगे और जहाँ भी फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो जाएगी, ताकि लाइव मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ वो अदालत में मौजूद और उसके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई हो। जिसके ऊपर जो वकला थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, इसको अलग से डेट दी जाए। अदालत ने कहा
यानी 9 सितंबर ही ठीक है। अब 9 सितंबर को मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और बाकी लोगों के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद होगी। और बाकी केस में जो तोशाखाना रेफरेंस है उसमें तो क्योंकि सिर्फ जरदारी फैमिली में आसिफ जरदारी आएंगे, लेकिन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरियाल तालपुर भी साथ आएंगी और इनके खिलाफ दोनों केसेस में फ़र्द जुर्म आयद होगी। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब दूसरे मरले पर हम बात करते हैं। सिंथिया रिची के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल की गई और ये कहा गया कि उनको डिपोर्ट किया जाए, और साथ ये कहा गया कि उनका बिज़नेस वीज़ा था और उसने उसको जो पॉलिसी थी उसको इन्फ्रिंज किया है, और जो उसका पर्पस था वीज़ा का वो उससे हटकर उसने सियासत शुरू कर दी है। उसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसी तरीके से सिंथिया रिची अदालत में ख़ुद मौजूद थी। और अतर मिनल्ला साहब ने जब सिंथिया रिची से कहा कि जब आपका वीज़ा बिज़नेस वीज़ा है तो आपने सियासी बातें क्यों की, तो सिंथिया रिची ने कहा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी सियासी बातें की हैं, मैंने तो जो मेरे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं मैंने उसका जिक्र किया है, और अगर ज़्यादतियों का जिक्र करना किसी बड़े शख्स या ताकतवर शख्स के ख़िलाफ़ वो सियासी बात है तो जनाब जो सज़ा देना चाहते हैं मुझे सज़ा दे दें। ना मुझे आज तक पुलिस की तरफ से कोई रिलीफ मिला है, और उल्टा ये है कि मैंने ISPR के साथ काम किया है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर, मैंने KP के गवर्नमेंट के साथ काम किया है। अगर मैं गलत थी तो मुझे इन्होंने वीज़ा क्यों दिया था, और मैं इतना अरसा रही हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं है, मैंने किसी के साथ इंटरफेयर नहीं किया किसी के मामलात में, मैं अपने मामलात को देखती रही हूँ, मेरा जो वीज़ा था उस मकसद के लिए मैं यहाँ पर रही हूँ। अब क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे थ्रेट कर रही है और मैंने इसके हवाले से दरख्वास्तें भी दे रखी हैं, हरासा किया जा रहा है, अब ये मुझे पाकिस्तान से निकालना चाहते हैं। डिप्टी अटार्नी जनरल ने कहा कि जो इसका वीज़ा है वो पहले भी कानूनी था, अब इसने दरख्वास्त दी है और उसको दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया और इसके वीज़ा में वीज़ा को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो फिर अदालत ने एक टेक्निकल सवाल उठाया कि वीज़ा पॉलिसी जो बिज़नेस वीज़ा पॉलिसी है वो क्या है, जब कोई वीज़ा पॉलिसी को इन्फ्रिंज करता है या वायलेट करता है तो उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या कोई बिज़नेस वीज़ा पर आए और वो पाकिस्तान में सियासी गुफ्तगू कर सकता है। हालांकि सिंथिया रिची के वकील ने यह भी कहा कि वो अदालत में बयान हल्फी जमा करवाने को तैयार हैं कि वो दोबारा ऐसी बात नहीं करेगी, लेकिन चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उनकी कोई बात न सुनी और जो सेक्रेटरी दाखिला है उनको तलब कर लिया है और उनसे ये कहा है कि वीज़ा पॉलिसी आकर बताएं कि ये वीज़ा कैसे दिया जाता है, अगर वो जो पॉलिसी है उसको कोई वायलेट करता है उसके ख़िलाफ़ रियासत क्या इक़दाम उठाती है। इन सारे के सारे सवालात पर सेक्रेटरी दाखिला को अब तलब कर लिया है। लतीफ़ खोसा साहब ने काफ़ी चीखो पुकार की और अदालत से ये कहा है कि इसने हमारी क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, हमारी क़यादत की हद के इज़्ज़त की है और हम हर फ़ोरम पर इसके ख़िलाफ़ जाएंगे और हम अब इसको पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। अदालत ने कहा कि आपका जो मामला अदालत में वो कानूनी हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन पहले सेक्रेटरी दाखिला से वीज़ा पॉलिसी तलब कर ली है। अब वीज़ा पॉलिसी आएगी उसके बाद फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस मामले को फाइनली देखेंगे कि आया उसको डिपोर्ट करना है या नहीं करना। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।